हिंद प्यारे बच्चों, आज का जो है दूसरा लेक्चर है। आप लोगों को पता चल गया होगा पहला लेक्चर मैंने किस टाइप से पढ़ा है। पहला लेक्चर बहुत छोटा सा था, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। एक्चुअली में आपको वो सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हाल फिलहाल के लिए अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई बात नहीं करी है। धीरे धीरे सारी बातें आप समझ जाओगे हाल फिलहाल के लिए। तो अभी ये बात यहाँ से स्टार्ट होनी है कि यार ऐसा क्या हुआ होगा जब लोगों को ये पता चला होगा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता अपने चारों तरफ। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये एक वायर है जिसके अंदर करंट यानी बिजली दौड़ रही है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कोई मैग्नेट लेके आओगे तो मैग्नेट वो जान जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो अट्रैक्शन है, रिपल्सन करेगा। या फिर कंपास आप जानते हो जो होता है, जैसा जंगल में या फिर उस बड़े समुद्र में पुराने टाइम पे लोग दिशा ज्ञान करते थे। अब तो मोबाइल में भी आता है कंपास यार। तो भाई साहब ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको ही बहुत भयानक चुल मचा हुआ था ये सब करने का। भाई साहब बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक से कोई चीज़ कुछ कर रहे थे, दिमाग नहीं काम करता, को एक इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह था, उसके बगल में से ऐसे उन्होंने कंपास को फेंका और उनकी नज़र अचानक से कंपास पे पड़ी कि यार ये तो जैसे बगल से गुजरा तो ऐसा लुक से उसमें डिफ्लेक्शन है। तो कह यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, तो देख रहे हैं कि कोई मैग्नेट तो है नहीं। जैसे ही सर्किट के पास लेकर आए तो देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा एक सेटअप तैयार किया और एक सेटअप ऐसा था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सर्किट के पास लेकर आए, किसको लेकर आए, एक कंपास को, और अभी इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने जीरो किया। तो जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन इन कंपास, अभी इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने क्या किया, अभी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है उन्होंने लिया जीरो, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, जैसे जैसे करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। इससे उनको ये समझ में आया। और फिर जैसे जैसे उन्होंने फिर करंट को डिक्रीज किया तो यहाँ पे देखा कि डिफ्लेक्शन, किसमें डिफ्लेक्शन, क्या डिफ्लेक्शन, ये जो चुंबकीय सुई है, ये जो कंपास है, जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है ऐसे ऐसे, और जो बताता है स्ट्रॉन्ग और वीकर मैग्नेटिक फील्ड को। समझ पा रहे हो बात को। तो जब ऐसी बातें हुई, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन बढ़ता हुआ देखा गया। इससे उन्होंने एक बात कही, ऑस्टेड ने कहा कि भाई पूरे गांव वाले इकट्ठा होगा कि भाई ये सब क्या है, आपने ये बैटरी वैटरी लगा करके दुनिया भर का नौटंकी कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि ये फुर्र डिफ्लेक्शन हो रहा, आप बताएंगे क्या है। तो उन्होंने कहा गाँव वालों से ऐसा है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, चलिए बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठो बता रहा हूं। तो बात यह है भैया ना कि यार जब यहाँ एक सर्किट में करंट दौड़ाओगे आप, जिस समय करंट फ्लो हो रहा होगा तो करंट के चारों तरफ, उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो गांव वाले कहेंगे यार कुछ भी बता रहे हो तुम, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या हमको, तुम्हारा नाम ऑरस्टेड है, इसका मतलब ही धोखेबाज होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली में अ करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एंड अगर आपको भरोसा नहीं हो तो ये देखिए, फिर उन्होंने करके दिखाया। करंट की वैल्यू जीरो थी तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं था। जैसे हल्का सा भी करंट आया तुरंत ही मैग्नेटिक निडल जो है ये ऐसे 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 हिलना शुरू हो गया। करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। करंट की वैल्यू घटा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे घटता जैसे जीरो किया, जीरो हो गया। फिर बढ़ाया तो बढ़ता। पूरे गांव वालों ने कहा भाई ताली बजाइए, और ऑरस्टेडवा ने बहुत बड़ा खोज कर दिया। तो ऑरस्टेड भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ इतनी बातें कही कि अ करंट कैरिंग वायर, मैं आपको वो लिख के दे रहा हूं, उन्होंने कहा अ करंट कैरिंग वायर, ये ऑरस्टेड भाई का प्रिंसिपल भी है। उन्होंने जो प्रिंसिपल अपना सिद्धांत दिया है ना, भाई साहब ने अपना सिद्धांत दे दिया, पूरा गांव में खुशी का लहर बन गया। तो कहा कि अ करंट कैरिंग वायर always produces a magnetic field around it.
फील्ड अराउंड इट। अच्छा गुरुजी, लेकिन आप तो ये बता रहे हैं, मैंने तो सुना था वो उन्होंने ये कहा था कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। हे भोलेनाथ, हे भगवान, माँ कसम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे अपने पूरे जीवन में देखे। ये जो लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर always behaves like a magnet। तो यार एक बात बताओ, like a magnet, अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तभी तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चाहे आप ये बोलो कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, चाहे आप ये बोलो कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये किसने कहा? इस दमदार बंदे ने कहा। इसने गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, कसम खा लिया था कि जब भी वापस आऊंगा कुछ ना कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगा, और आया वापस और ये सब करके दिखाया बंदे ने। अरे मजाक कर रहे हैं यार। तो करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, ये बात हो गई खत्म, बाय एक्सपेरिमेंट बता। बट we don't know how much magnetic field is produced around a current carrying wire। हमको ये पता ही नहीं है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कब वो स्ट्रॉन्गर होगा, कब वो नॉर्मल होगा, वगैरह 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 वगैरह। तो यार ये बात तो कहा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो सकता है यार ये बात बताओ। लेकिन ये बात यहीं थमती नहीं है। दो लौंडे और भागे हुए थे वो, और भाग करके वो चले गए थे हिंद महासागर के दूसरे तरफ। वहाँ पे उन्होंने दोनों भाइयों ने मिल करके कहा कि यार अब यहाँ से तो निकल नहीं सकते, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे गांव में हमारी इज्जत बन जाए। दोनों भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है। दोनों ने मिल करके बताया कि बायोसेवर्ट, दोनों ने मिल करके एक नियम दिया, लॉ दिया उसने। उन्होंने कहा कि आई नो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग वायर सेगमेंट कैन प्रोड्यूस, करंट वी नो दैट। अब उन्होंने कहा कि भाई हमको पता है। दोनों ने कहा ठीक है। सब लोगों ने पूछा कि यार तुम क्या अभी क्या बताने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि एक करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, वो छोटे से टुकड़े की वजह से। बायोसेवर्ट लॉ किसके लिए दिया गया? उन्होंने दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है भैया? तो ठीक है भैया, अगर इतनी बातें हो गई हैं तो हम लोग भी मान लेते हैं कि ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर देने जा रहे हैं भाई साहब। और यहां पे हमने क्या बना दिया है? एक वायर बना। ये कोई वायर है, लेकिन हम पूरे वायर की वजह से नहीं, उसके छोटे से एक पार्ट की वजह से बात करें। एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ कितनी है? dl। एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? dl। और इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है I। dl से थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पॉइंट का मैंने नाम ले लिया x। x नहीं, x तो अभी कट कुट आएगा। पॉइंट का नाम हमने ले लिया P, एक पॉइंट P। We want to know that what is the value of magnetic field at point P due to this current carrying wire, due to this small segment of current carrying wire। एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना है भैया? ये लेंथ है, मैंने व्हाइट पार्ट ले लिया, इसका लेंथ है dl। इसमें करंट कितना जा रहा है? I। और ये कितना एंगल है? थीटा। कितना डिस्टेंस में? r। ध्यान समझिएगा। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट, उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट।
फ्लोइंग थ्रू द सेगमेंट। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वायर में करंट की वैल्यू बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा। उन्होंने दूसरी बात करी कि dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर DL। मतलब कि इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो वो सेगमेंट ज्यादा बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तीसरा वाला पॉइंट, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो P नीचे आएगा तो यह और ज्यादा नजदीक हो जाएगा। थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर आप दूर जाओगे तो मैग्नेट से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक रेंज होता है। अब इन तीनों लाइंस को जब मिलाया गया तो ये पाया गया कि dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के पैर बच्चों। और यहां से हमको ये फॉर्मूला मिला, बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला जिसका नाम है चमेली मैं हूं आंगन वाली बेली। dB की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट है IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या है तो हो जाएगा dB की वैल्यू, ध्यान से सुन लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा IDL R साइन थीटा अपॉन R क्यूब। अब DL R साइन थीटा को DL क्रॉस R लिख सकते हैं, DL क्रॉस R, तो हो जाएगा dV वेक्टर की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I है ही DL क्रॉस R upon R cube. This is the vector form of the magnetic field produced by a current carrying wire. And this is the vector form of Biot-Savart law. इन दोनों विचारों ने मिलकर के बहुत बड़ी बातें कही यार कि करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो जिसकी लंबाई DL है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है उस पर निकालते हैं। फिर बोला दोनों ने कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुकड़े की लंबाई जितना ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा तो बड़ा मैग्नेट बनेगा, वो छोटा होगा तो छोटा मैग्नेट। साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। इतनी बातें क्लियर। फिर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया और ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करके हमने DL क्रॉस R, AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखते हैं, वैसे DL R साइन थीटा को DL क्रॉस R लिखा। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। इससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो आप लप से जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं तुरंत ही आगे बढ़ाऊंगा मामले को। अरे ऐसी बातें किया ना करो, 1 2 3 चवन्नी गिरी बढ़ाओ पाइस का चालू फ्री। अब बात तो क्या हो रही थी गाइस, बात ये हो रही थी कि जो है ये है तार और इसमें करंट कितना था, करंट I था और थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट था P। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी dV वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ध्यान सुनिएगा, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहोगे क्या, उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन DIR डिर नहीं होता, डायरेक्शन हमने लिखा है शॉर्टकट में, डायरेक्शन ऑफ dV वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ DL क्रॉस R। DL क्रॉस R मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं भैया, याद रखिए, ये है DL,
ये जो लंबाई आपने लिया था ये था dl यहाँ पे, और उसका डायरेक्शन इधर है करंट के डायरेक्शन में, और यह r इसका डायरेक्शन इधर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान सुन लेना, ये dl है, ये dl और यह r, देखो ये dl और ये r, अगर dl क्रॉस r करोगे, देखो इधर घुमाई जाती है उंगली, dl क्रॉस r नीचे ये आएगा, dl क्रॉस r से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ, ऐसे dl क्रॉस r से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और अगर r क्रॉस dl करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा। ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे dl क्रॉस r के डायरेक्शन में, समझ गए बाबू, तो dl क्रॉस r के डायरेक्शन में अगर यही वाली बात हम लोग यहाँ से करें, जैसे पहले तो ये वाली बातें ऐसी बात ही, दूसरा फिगर बना लेंगे, तो dv वेक्टर का डायरेक्शन होगा dl क्रॉस r का डायरेक्शन। अब इसको और भी मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये होगा, फिर से बातें करते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे इतनी लंबाई हमने ली है dl वेक्टर की, ठीक, और ये है r एंगल थीटा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ठीक है। दोनों जगहों पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V वो होगा डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। यहाँ पे r ये है, मान लो यहाँ पे r ये है, P और Q दोनों जगहों पे डायरेक्शन बताना, ठीक। तो एट पॉइंट P की अगर हम बात करें, एट पॉइंट P, तो dl ये है और r ये dl, ये रेड वाला पेन dl को दिखा रहा है, ये dl को दिखा रहा है और ये r को दिखा रहा है। तो भैया dl क्रॉस r की अगर हम बात करेंगे तो dl है इधर और r है इधर, तो dl क्रॉस r किधर होगा, dl क्रॉस r नीचे अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन एट पॉइंट P डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर V किधर होगा, वो होगा क्रॉस, मतलब इनवर्ड। और एट पॉइंट Q की बात करें प्यारे बच्चों, यस, एट पॉइंट Q की बात करें, अगर यहाँ Q की बात करें तो ये हो जाएगा dl और ये हो जाएगा r। ध्यान सुनिएगा, dl क्रॉस r कितना होगा बताएं जी मेरा, ये dl क्रॉस r बाहर की तरफ मतलब कैसे होगा, यहाँ पे Q पे ऐसे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे डॉट। एट पॉइंट P वेक्टर V का डायरेक्शन किधर होगा, डॉट होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब क्या होगा बेटे, आउटवर्ड। बता दीजिए कि इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, निसंदेह होना चाहिए, बाजीराव की तलवार पे कोई शक नहीं करेगा, अब बिना मतलब कोई डक नहीं करेगा। वाह क्या बात है। लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B के लिए एक नियम दिया गया जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली। अब हथेली को हम लाल रंग से बनाएंगे, खूनी पंजा। तो भैया सबसे पहले तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये है आपका खूनी पंजा। कई अंगुली होती है, 3 4, ये ऐसे करके, बिल्कुल दाहिने हाथ की हथेली का, देखो ऐसे करके है, ये ऐसे है, देख लो ये ऐसे। भैया अंगूठा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पे बैठने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बवाल कैसे होता गाइस। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पे मैंने वायर बना दिया, ये वायर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक वायर बना दिया, ये करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पे एक पॉइंट है P और इधर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है Q, ठीक। दाहिने हाथ का हथेली का नियम, ये होता है करंट, और ये चारों उंगलियां जो होंगी ना वो पॉइंट का डायरेक्शन बताएंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर, इस हथेली के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। बताओ
राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, ये होता है करंट का डायरेक्शन, ये चारों उंगलियां जो होती हैं, ये चारों उंगलियां ये होती हैं पॉइंट का डायरेक्शन जिधर मैग्नेटिक फील्ड बताना, और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भैया ये करंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर होगा, अंदर की तरफ, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो भाई, ये करंट अंगूठा करंट का डायरेक्शन, और ये पॉइंट पी बिंदु का डायरेक्शन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस डायरेक्शन में कहीं भी अंदर की तरफ, और यही करंट ऊपर की तरफ, इस वाले तरफ की तरफ, बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात। राइट हैंड पाम रूल, ये होगा अंगूठा होगा आई, चारों उंगलियां बताएंगी वो पॉइंट जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पाम विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं अगर कहूं प्यारे बच्चों कि देख लीजिए आपके पास दो तार हैं, दो तार हैं आपके पास, दो वायर्स हैं, दो वायर हैं, दो वायर, ठीक। अब प्यारे बच्चों मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं कि इसमें करंट है आई ऊपर की तरफ और इसमें करंट है आई नीचे की तरफ, इन दोनों के बीच में से बिजली कड़का दो, मतलब ये दोनों अलग अलग बातें होंगी। तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा तो अंगूठे में करंट ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे पॉइंट है, चारों उंगलियां उधर बता रही, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। ये अंगूठा होता है करंट, ये चारों उंगलियां होता है पॉइंट जिधर बताना है, और उसका हथेली का परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो अंदर की तरफ इनवर्ड को क्या लिखेंगे, क्रॉस, इनवर्ड को क्या लिखेंगे, क्रॉस, और इधर की तरफ बाहर की इधर कोई भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड को क्या लिखेंगे, डॉट, आउटवर्ड को क्या लिखेंगे, डॉट, आउटवर्ड को क्या लिखेंगे, डॉट। अगर नीचे की तरफ बात हो रही है, करंट नीचे की तरफ, तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस वाले डायरेक्शन में, इस वायर के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, अंगूठा अंगूठा करंट, ये पॉइंट यहां पे किधर होगा, अंदर की तरफ, यानी किधर, इनवर्ड। किधर होगा भैया, इनवर्ड। और ध्यान सुनिएगा, इधर अंगूठा है करंट के डायरेक्शन में और ये पॉइंट का डायरेक्शन, तो किधर हो जाएगा, देख लो किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। क्या हो जाएगा भैया, डॉट। डॉट क्या बताता है, आउटवर्ड। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर हो चुकी हो तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो आगे बढ़ाएं, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ा का चलो फ्री। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं उसी के बारे में बातें करने जा रहे हैं। और उसके लिए दिया जाता है कौन सा रूल, उसके लिए दिया जाता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम नहीं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता भैया, बता रहे हैं, ये क्या होता भैया बता रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि ये जो है ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा। ये ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ये डायरेक्शन होगा करंट का और ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड
MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगे, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए और जिस डायरेक्शन में ऐसे पकड़े वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गोल 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 बनी होंगी। मतलब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूं प्यारे बच्चों तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेंगे, ऐसे बिल्कुल देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये होगा ऐसे, ये करंट है ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। अगर ये करंट है ऊपर की तरफ तो अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जगह पे ऐसे घूमें तो इसके चारों तरफ ऐसे घूमेंगे, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर ऐसे है तो ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा होगा, और करंट नीचे है तो ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे ऐसे, जैसे ऊपर करंट है, जैसे ऊपर करंट है तो ऐसे, मतलब ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, और नीचे करंट है नीचे तो ऐसे होंगे, ऐसे खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, समझ गए। तो मैं एक बार फिर से जरा बना दे रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हुए। प्यारे बच्चों ये है एक करंट, इसके बीच में बिजली दौड़ा दे रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, और एक है ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट है ऊपर की तरफ और इसमें करंट किधर नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भूल नहीं जाना मुझे, ठीक है गाइज, कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ऊपर की तरफ वो कैसी होगी बे, वो ऐसी होगी बेटा, ये ऐसी, तो बिल्कुल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बन रही, ठीक। और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक क्या होता है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, अरे आप लोग पढ़ते हो ना, कोसेंट्रिक मतलब सबका सेंटर एक ही होगा, एंड सेंटर विल लाई ऑन द कंडक्टर, ऑन द वायर। सारे की सारी जो सर्कल्स बन रही है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सारी कोसेंट्रिक होंगी, मतलब सबका सेंटर एक होगा, और सबका सेंटर कहाँ पे होगा भैया, ये वायर के ऊपर ही होगा, और जरूरत नहीं है कि एक ही बस लाइन, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक भयानक तरीके से खूब सारी मैग्नेटिक होंगी, ये नहीं कि बस एक यही 4 5 7 है, इनफाइनाइट, गिन नहीं पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे हाल फिलहाल के लिए। पहले इतनी बातें बताओ क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बारे में आपको पता, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक। चलो एक बात और हो गई, इतनी बात हो गई तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगर मैं करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आई बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। इसका मतलब सीधा ये है बेटा कि इनके अंदर खूब सारे चार्ज पॉइंट्स हैं, मतलब खूब सारे चार्ज हैं जो क्या कर रहे हैं, जो फ्लो हो रहे हैं, यानी ये मूविंग चार्ज ही तो है, और अगर चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज कैसा बेटा, स्टेशनरी है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा। और अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटे। क्या प्रोड्यूस करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे पता, अरे यार ये जो करंट है उसके अंदर क्या है, मूविंग चार्ज ही तो है, बिना चार्ज के मूव किए क्या किसी वायर में करंट फ्लो हो सकता है, क्या नहीं, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर कहीं ये एक्सिलरेटेड है तो ध्यान रखना, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, एक्सिलरेटेड जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है।
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं और बात करेंगे। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो निकाल दिया है सिलेबस से। तो अगर सिलेबस से निकाल दिया तो क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं भैया? उसके न्यूमेरिकल्स कहाँ पूछ ले रहे हैं? इसलिए हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब आता है भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। मतलब अगर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो करंट का मतलब क्या है? वो चार्ज ही तो है जो मूव कर रहा है। तो भैया अब आता है अगला हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, और ये भी बायो सेवर्ट लॉ के तहत ही आता है। अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, और ये भी बायो सेवर्ट लॉ के ही तहत आता बेटा। सपोज करिए आप कि एक चार्ज है Q, ध्यान सुनना, एक चार्ज है Q जिसकी स्पीड है v। अब इससे जो है थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां पे आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो अगर कोई चार्ज है dq है, छोटा चार्ज है तो dv लिखते हैं, और बड़ा चार्ज है तो क्या लिखते हैं? v लिखते हैं। तो बड़ा चार्ज मैंने मान लो ले लिया, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जितना बड़ा चार्ज होगा, मूविंग चार्ज लेकिन स्टेशनरी नहीं, जितना बड़ा चार्ज चलता हुआ मिलेगा उतना भयानक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये बात जो है हम लोग थोड़ा इधर भी लिख सकते हैं तो थोड़ा जगह बच जाएगा हमारा। तो ये फिगर मैंने इधर कर दिया, तो यहां पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एनी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। जाहिर सी बात है जितना तेज चार्ज चलेगा वैसा ही ज्यादा करंट फ्लो होगा और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पे एक मूविंग चार्ज के बारे में बात हो रहा है तो करंट की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। बट आप सबको पता मूविंग चार्ज का मतलब करंट ही होता है, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो भैया ये दोनों बातें हो गई। अब ऐसे ही जैसे वहां पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइन थीटा, वैसे यहां पे भी है साइन थीटा, और यहां पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर, जैसे वहां पे था वैसे यहां पे भी है। तो इन चारों इक्वेशंस को मिलाते ही हमको ये मिला कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू qv साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जैसे ये बातें वहां पे बदलती हैं तुरंत b की वैल्यू क्या आता है? म्यू नॉट। b की वैल्यू क्या आता बेटा? वो आता b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे जाएगा तो जाएगा qv साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला, बट अभी वेक्टर फॉर्म नहीं आया है इसका। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करी, हुआ क्या? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई qv r साइन थीटा अपॉन qv r साइन थीटा, तो लिखेंगे ही, म्यू नॉट लिखना भूल गए, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qv r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। तो वेक्टर v की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? अब a क्रॉस v को a b साइन थीटा लिखते हैं, तो v r साइन थीटा को v क्रॉस r नहीं लिख सकते, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q आ गया, ब्रैकेट में आ गया v क्रॉस r, और अपॉन क्या आ गया बेटा? r क्यूब। और अब पूरी दुनिया को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ठीक है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पूरी दुनिया जानते हैं, उसमें 50 बार बताने की जरूरत नहीं। कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। तो कोई मूविंग चार्ज जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qv साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये समझिए बात को। और मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से ऐसे, तो अगर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया है, अगर मूविंग चार्ज की वजह से
ध्यान सुनना, ये Q चार्ज है और मूविंग चार्ज है ये V स्पीड से। तो दोनों तरफ हम अगर इसके R डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पे P लिया और इधर भी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया Q, थीटा एंगल है तो थीटा एंगल ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। अब आपने अगर ये लिखा है कि वेक्टर B की वैल्यू जो आई है वो आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर R और अपॉन R क्यूब, ठीक है, ये है वेक्टर V। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R। अच्छा ये कैसे होता कि मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, क्योंकि ये सब थोड़ी ना वेक्टर हैं, वेक्टर है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज रखी हुई हैं, तो डायरेक्शन तो यही डिसाइड करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R होगा। अब एट डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट P पॉइंट की बात करेंगे। अब V इधर है और R इधर है, V क्रॉस R किधर होगा, अंदर की तरफ, V क्रॉस R किधर होगा, अंदर की तरफ, V क्रॉस R किधर होगा, अंदर। और यहाँ Q की बात करेंगे, V क्रॉस R किधर होगा, बाहर की तरफ, V क्रॉस R किधर होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस यानी क्या, इनवर्ड, क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्ड। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B एट Q पॉइंट, यह क्या हो गया, डॉट यानी क्या, आउटवर्ड, क्या हो गया, आउटवर्ड। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चीजों को सही ढंग से फॉलो करते हो, मुझे नहीं लगता कि यह इतना बड़ा टॉपिक है जो तुम्हें परेशान करके रखेगा। और तुम लोग बार बार हर एक बार कहते हो, जैसे ऋषभ करके बच्चा है, गौरी करके बच्ची, दुनिया भर के बच्चे हैं, कहते सर बहुत डर लग रहा। क्यों डर लग रहा भाई? डरना लाजमी है, बट यार चीजों को कई बार पढ़ो, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे, पूरे रास्ते भर हल्का फुल्का डर लगा रहेगा। हमें भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड और यहाँ पे क्या, आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, डायरेक्शन के बराबर है V क्रॉस R। इसका डायरेक्शन निकालने का और क्या तरीका होता, अगर यहीं पे मैं बात करूं, ये तो Q कैसा है, अभी पॉजिटिव लिया है, अगर Q नेगेटिव ले लो, इफ Q नेगेटिव ले लो, अगर Q नेगेटिव लेने जा रहे हो तब की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसी परिस्थिति में V क्रॉस R के आगे माइनस आ जाएगा तो माइनस A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर होता है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो डॉट हो जाएगा और Q पे जो हो जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा। अगर चार्ज जो है नेगेटिव है तब ऐसी परिस्थिति आएगी कि जस्ट उल्टा, जहां पे बाहर की तरफ आ रहा वहां अंदर की तरफ हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ये होता Q तो यहाँ अंदर बाहर की तरफ होता और यहाँ पे अंदर की तरफ होता। समझ में आई बात? अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखो ये भी बहुत तगड़ी चीज बताएगी, राइट हैंड पाम रूल। ये क्या बताता है? राइट हैंड पाम रूल, अगर कोई चार्ज है Q जो V स्पीड से मूव कर रहा है और उससे थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे आपको क्या बताना है, एक पॉइंट P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो राइट हैंड पाम रूल फिर से मैं बताता हूँ, लाल रंग का हाथ बना देता हूँ जिससे जो है लाल रंग का से थोड़ा डर लगे लोगों को, तो जो है ठीक, राइट हैंड पाम रूल। ये अंगूठा जो होगा वो स्पीड बताएगा, देखो ये स्पीड बताएगा, और चारों उंगलियां जो बताएंगी वो पॉइंट का डायरेक्शन बताएंगी, और हथेली का जस्ट परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर V बताएगा। देख लो, ध्यान सुन, ये राइट हैंड पाम रूल है। अंगूठा बताएगा वेलोसिटी और चारों उंगलियां बताएंगी वो पॉइंट, और हथेली का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अभी मैं बता दूंगा बाद में, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा, यहाँ पे ये वेलोसिटी अंगूठा, स्पीड और चारों उंगलियां पॉइंट P की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अंदर,
यहाँ पे हो गया इनवर्ड, और अगर यहाँ Q पॉइंट ले लो एक r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा आउटवर्ड। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पे बाहर हो जाता, यहाँ पे अंदर होता, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो भैया जरा यहाँ पे आए, अगर मैं एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, और यहीं पर एक चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है -Q v स्पीड से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, और यहाँ पे बादल हमने बना दिया। तब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। अब राइट हैंड पाम रूल से इधर देखो, अगर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, वेक्टर v, वो होगा क्रॉस अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या होगा बाहर की तरफ, वेक्टर v किधर होगा बाहर की तरफ, यानी डॉट। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आए तो नेगेटिव आते ही उल्टा हो जाता है, यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन किधर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बाहर, और यहाँ बाहर आ रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एंड इसका जस्ट उल्टा होता तो उल्टा ही हो जाता, नीचे की तरफ आता तो आप जानते ही हैं। तो उसको भी अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेते रहना। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये भी जान लो कि भाई एक चार्ज है, ये नीचे की तरफ आ रहा है v स्पीड से +Q, और एक चार्ज है -Q, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है v स्पीड से। तो भैया डायरेक्शन क्या होगा? अब अगर इस चार्ज के इस तरफ देखो, चार्ज के इस तरफ छोड़ो, इधर से ही चार्ज के इस तरफ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट उधर, भाई इधर देखना है ना, तो पॉइंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर की तरफ, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड। और अगर इधर की बात हो रही है तो ऐसे करेंगे नीचे, और इधर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो जो होता है उसका जस्ट उल्टा लेना है। अंदर आ रहा है तो किधर होगा बाहर की तरफ होगा, और यहां पे आ रहा है बाहर की तरफ तो किधर होगा अंदर की तरफ होगा वेक्टर। समझ गए? तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो वहां भी राइट हैंड पाम रूल चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL। अब अगर जो कोई मूविंग चार्ज है और वो ऐसे जा रहा है Q, और ये एक मूविंग चार्ज है और ये Q ऐसे जा रहा है स्पीड से, तो यहां से निकलेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल वो पहले ही बता चुका हूं मैं। और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ऐसे, ये हो गया स्पीड, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब अगर ये ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इसके लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर पे। उसके बाद बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम सब कुछ आपको बता देंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी मेहनत के लिए हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तब फिर